वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने कर लिया था कहाँ तक, पॉलिनेशन तक। पॉलिनेशन क्या है? गैमेट ट्रांसफर का मेथड। और पॉलिनेशन के टाइप कर लिए थे और हमने फीचर्स किए थे जो भी विंड, वाटर और इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं, और किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, वो सब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हमें बात करनी है, पॉलन ग्रेन पहुंच चुका है अब, है ना? मतलब मैंने पॉलिनेशन की डेफिनेशन बताई थी ना कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो स्टिग्मा पे पहुंच गया वो। अब स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद क्या होगा, वहां से हमें आज शुरू करना है बात। तो बेटा स्टिग्मा पे जब रिसीव होता है पॉलन ग्रेन, जब लैंड करेगा, उसके बाद वहां पे कुछ केमिकल कंपोनेंट के बीच में एक्सचेंज होता है स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के, और वहां पे कॉम्पेटिबिलिटी चेक की जाती है। कॉम्पेटिबिलिटी मतलब क्यों चेक करी जा रही है? अभी पॉलिनेशन ये थोड़ी इंश्योर कर रहा है गारंटीड कि भाई सेम ही स्पीशीज का पॉलन ग्रेन आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी अदर स्पीशीज का पॉलन ग्रेन आए और वहां पे लैंड कर जाए। तो उस केस में क्या कोई अदर स्पीशीज का भी पॉलन ग्रेन वहां पे जर्मिनेट कर सकता है? तो उस चीज को इंश्योर करने के लिए पॉलन पिस्टल इंटरेक्शंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन से। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। बेटा यहां पे क्या होगा, वो सारे इवेंट, मतलब इसको पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहा जा रहा है। पॉलन डिपोजिशन से लेके पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन तक के जितने भी ओवरऑल इवेंट हो रहे हैं उन्हें पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहा जाता है। तो ओवरऑल इवेंट्स फ्रॉम pollen deposition to pollen tube formation are known as pollen pistil interaction. अब पॉलिनेशन जो होता है, पॉलिनेशन it does not ensure that a right type of pollen grain landed on stigma. तो यहां पे क्या होगा कि अगर कोई भी रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन आएगा तो उसके लिए स्टिग्मा क्या हो जाएगी, इनकॉम्पेटिबल हो जाएगी, और वहां पे जो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट है, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट का मतलब क्या है, पॉलिनेशन होने के बाद जो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होना है और पॉलन ट्यूब का जो एंटर करना होता है किसके अंदर, आपके ओव्यूल वाले पार्ट में, उसे पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे ये पार्ट था आपका कार्पल का, मतलब पिस्टिल वाला, भाई पॉलन ग्रेन यहाँ पे आया तो मैं दो कंडीशन ले रहा हूं। ये पहला पॉलन ग्रेन आया, इट इज ऑफ रॉन्ग टाइप, मतलब कि आप ये कह सकते हो अदर स्पीशीज का है। If the pollen grain from other species is landed on this stigma part, then the stigma will become incompatible or reject this pollen grain. इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, पोस्ट पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि पॉलिनेशन होने के बाद, जैसे सपोज ये पॉलन ग्रेन आया है सेम स्पीशीज का, तो इट इज अ राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन, तो स्टिग्मा विल बी रिसेप्टिव फॉर दिस and there will be formation of pollen tube through the germ pore,
जनपोर के थ्रू पॉलन ट्यूब बननी शुरू होगी और पॉलन ट्यूब आएगी, यहां से आती चली जाएगी, आती चली जाएगी, आती चली जाएगी, और यहाँ पे जो हमारा ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल, उल्टा लगा दीजिए इस तरीके से, इसके अंदर माइक्रोपाइल वाले पार्ट से एंटर करेगी। अभी एम्ब्रियो सैक अंदर फिट हो रखा है, अभी वहां की बात बाद में करेंगे। तो ये जो जनपोर के थ्रू पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना और उसका ओव्यूल के अंदर एंटर करना, ये पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट कहलाता है। तो ये स्टिग्मा के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, अब ये इंटरेक्शन होगा कैसे, यहाँ पे जो पॉलन है और ये जो स्टिग्मा वाला पार्ट है, पिस्टिल वाला पार्ट है, इनके बीच में कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, उनका एक्सचेंज होगा। अगर वहां पे जो केमिकल डायलॉग है या जो केमिकल कंपोजिशन है वो ठीक तरीके से प्रोसेस होती है, अगर सेम मतलब अगर सेम स्पीशीज का राइट टाइप का है तो सारे प्रोसेस सारे सेम होंगे, सही तरीके से होंगे। और अगर वहां पे कुछ भी थोड़ी सी भी ऐसा होता है कि वो एक्सचेंज ठीक नहीं हो पाता केमिकल्स का, तो उसकी वजह से ये पॉलन ट्यूब यहाँ पे बनेगी नहीं। मतलब सेम स्पीशीज के लिए जो ये स्टिग्मा पॉलन ये केमिकल रिलीज करेगी, वो इस पॉलन के अंदर एंटर करेगा और वहां पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करवाएगा। अगर गलत टाइप का है तो वहां पे कोई भी पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि गलत केमिकल यहाँ पे अंदर जाएगा तो पॉलन ट्यूब कैसे फॉर्म होगी। आ रही है बात समझ में। तो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं आपके सामने, मैं लिख रहा हूं आपका कि द इंटरेक्शन टेक प्लेस थ्रू द केमिकल कंपोजिशन प्रोड्यूस्ड बाय देम। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट और लिख रहा हूं उससे पहले कि पिस्टिल हैव the ability to recognize right type of pollen grain and reject the wrong type मतलब from other species pollen grain, wrong type। एंड यहां पे क्या होगा, मैंने जो अभी पॉइंट बोला आपको कि द इंटरेक्शन जो पॉलन और पिस्टिल के बीच में इंटरेक्शन होगा वो किस तरीके से होगा, पॉलन और पिस्टिल के थ्रू, किसके थ्रू होगा, केमिकल कंपोजिशन के थ्रू या केमिकल प्रोड्यूस जो हमारे क्रिस्टल करेंगे। तो मैं लिख दे रहा हूं द इंटरेक्शन बिटवीन बोथ टेक प्लेस थ्रू केमिकल रिलीज्ड बाय देम। मतलब दोनों मिलके, पॉलन भी कुछ केमिकल रिलीज करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा स्टिग्मा को कि कुछ ये केमिकल को रिलीज करे, और ये दोनों का जो केमिकल कैस्केड है वो जाके पॉलन ट्यूब बनवाता है। अगर वो सही से नहीं हुआ तो पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाती। ठीक है, अब इसमें आप ये लिख सकते हो कि जैसे ही कॉम्पेटेबल पॉलन ग्रेन, मतलब आप, मैं रॉन्ग टाइप और राइट टाइप के लिए अलग अलग नहीं बता रहा कि रॉन्ग टाइप और राइट टाइप पॉलन ग्रेन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आप जानते हो अच्छे से कि अगर रॉन्ग टाइप है तो पिस्टल रिजेक्ट करेगी और पॉलन जर्मिनेशन वहां पे नहीं होने देगी, और अगर कॉम्पेटेबल टाइप है तो पॉलन ग्रेन वहां पे प्रोड्यूस करेगा पॉलन ट्यूब को थ्रू द जर्मपोर। तो अगर आप लिखना चाहते हो तो आप इस साइड में लिख लीजिए, यहाँ पे जगह है, मैं लिख दे रहा हूं कि wrong type pollen grain reject no pollen tube germination। ठीक है, और if it is right type या compatible pollen आएगा तो वहां पे pollen tube फॉर्मेशन होगी
थ्रू द जर्म पोर। मैंने आपको बताया था जर्म पोर्स होती है कुछ जो एग्जाइन की वजह से फॉर्म होती है। एग्जाइन जो एक डिसकंटिन्यूअस लेयर थी, प्रोटेक्ट करने का काम था, तो उस एग्जाइन में जो जर्म पोर रह जाते हैं उसके थ्रू पॉलन ट्यूब निकलती है और एंटर करती है हमारे स्टाइल वाले पार्ट से होते हुए वो ओव्यूल तक जाएगी। तो जैसे ही पॉलन ट्यूब बन जाएगी, जो भी पॉलन ग्रेन का कंटेंट है वो पॉलन ट्यूब के अंदर एंटर कर जाएगा। अब कंटेंट के तौर पे क्या है पॉलन ग्रेन के अंदर, तो उसकी बात कर लेते हैं। देखिए कंटेंट ऑफ पॉलन ग्रेन है मेल गैमेट्स। याद कीजिए मैंने आपको जब बताया था कि एक पॉलन ग्रेन के अंदर दो तरीके की सेल होती है, एक जनरेटिव एक वेजिटेटिव। तो जो जनरेटिव सेल है वो काम करती है फ्यूजन का, मतलब वो एक्ट करती है एज अ मेल गैमेट। अब एक और चीज को याद कीजिए, मैंने एक और बात बताई थी, मैंने बताया था कि जो पॉलन, कुछ पॉलन शेड हो जाते हैं टू सेल स्टेज में जहां पे एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव सेल थी, और कुछ में क्या होता है कि जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करके दो आपके सेल्स को बना लेता है। तो ऐसे क्या हो जाएंगे, वन वेजिटेटिव और टू जनरेटिव सेल, तो वो थ्री सेल स्टेज में शेड ऑफ हो जाते हैं। तो जो कंटेंट है पॉलन ग्रेन का वो एंटर करेगा थ्रू द पॉलन ट्यूब, और कंटेंट के तौर पे क्या होंगे हमारे मेल गैमेट्स। अब जो टू सेल स्टेज वाले हैं उनकी जो जनरेटिव सेल थी, वो जनरेटिव सेल पॉलन ट्यूब के अंदर आने के बाद डिवाइड करती है। अरे बात समझ में, मैंने क्या बोला फिर से बोल रहा हूं, जो प्लांट्स टू सेल स्टेज पे अपने पॉलन ग्रेन को शेड करते हैं या रिलीज करते हैं, उनके पॉलन ग्रेन के अंदर जो वेजिटेटिव सेल है और जो जनरेटिव सेल है, उसमें से जनरेटिव सेल पॉलन ट्यूब में एंटर करेगी और उसके बाद वो डिवाइड करके दो जनरेटिव सेल बना लेगी, और वो जो दो जनरेटिव सेल हैं दे विल एक्ट एज मेल गैमेट। और थ्री सेल स्टेज वाले में क्या होगा, थ्री सेल स्टेज वाले में ऑलरेडी थ्री हैं, तो वहां पे दो मेल गैमेट तो पहले डिवाइड कर चुके हैं, तो वो दोनों मेल गैमेट पॉलन ट्यूब के थ्रू एंटर करेंगे, और एंटर करके वो पॉलन ट्यूब आएगी हमारी यहाँ पे ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइलर एंड से वो एंटर करेगी, और एंटर करेगी जब माइक्रोपाइलर एंड से, तो वहां पे जो एम्ब्रियोसेक है, एम्ब्रियोसेक के डायग्राम में मैंने एक फिलीफॉर्म एपेरेटस नाम की चीज बताई थी आपको। तो फिलीफॉर्म एपेरेटस इस पॉलन ट्यूब की एंट्री करवाएगा इनसाइड द एम्ब्रियोसेक। मतलब कि इसको मिटा के मैं डायग्राम बना देता हूं और चीजें, अगर जल्दी से आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे की चीज बताता हूं, जल्दी करिए। देखिए इसके आगे की चीज को मैं लिख देता हूं। अब पॉलन ट्यूब बन चुकी है, तो जो कंटेंट है, कंटेंट ऑफ पॉलन ग्रेन एंटर द पॉलन ट्यूब, वो पॉलन ट्यूब में एंटर कर जाएगा। ठीक है, अब जो पॉलन ग्रेन
टू सेल स्टेज पे शेड हुए थे, मतलब एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव सेल के साथ। तो उनकी जो जनरेटिव सेल है वो क्या करेगी, वो डिवाइड करेगी इनसाइड द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब के अंदर आने के बाद वो डिवाइड करेगी, और जो पॉलन 3 सेल स्टेज पे ऑलरेडी है पहले से ही, मतलब एक वेजिटेटिव और 2 जनरेटिव सेल वाले, वहां पे क्या होगा, दे कैरी बोथ, मतलब ये जो दोनों जनरेटिव सेल है ना, ये मेल गैमेट के तौर पे काम करती है। दे एक्ट एज मेल गैमेट, अभी पता चलेगा क्यों। ठीक है, दे कैरी बोथ मेल गैमेट फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया आपको कि भाई जैसे ये मैंने ओव्यूल बना रहा हूं, पहले ओव्यूल का हो गया सर आपने सीधा बनाया था, फ्यूनिकल ऊपर की तरफ थी, भाई बुक में डायग्राम दे रखा था इसलिए बनाई थी। एनाट्रोपस ओव्यूल उल्टा होगा। ठीक है जी, ये देखिए तो ये पॉलन ट्यूब, ये बड़ी सी ऐसे नीचे ये ओवरी है, ये ऐसे, ये स्टिग्मा बना दी मैंने, ये आपका पॉलन ट्यूब आ रही है, ये एंटर कर गई। तो मैंने जब एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बताया था तो आपको एक चीज बताई थी, याद कीजिए, यहाँ पे फिलीफॉर्म एपेरेटस नाम की एक चीज बताई थी। तो ये जो फिलीफॉर्म एपेरेटस है वो यहाँ पे होगा, फिलीफॉर्म एपेरेटस के थ्रू ये एंटर करेगा, और ये दोनों जो मेल गैमीट है वो यहाँ इस पॉलन ट्यूब के थ्रू इसमें एंटर कर जाएंगे। बोथ मेल गैमीट, both male gamete enter through pollen tube। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कैसे एंटर करेंगे, माइक्रोपाइल के थ्रू, और इनकी एंट्री को गाइड कौन करेगा, फिलीफॉर्म एपेरेटस। तो pollen tube enter ovule through micropylar end and their entry inside the embryo sac is guided by filiform apparatus present in synergids। synergids या इसको आप एग apparatus बोल दीजिए, कंबाइंड एग apparatus, क्योंकि इसके ऊपर synergids के ऊपर एग होता है। ठीक है जी, तो ये सारा काम हमारा हो जाएगा, इसे जल्दी से करिए, तो उसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसे स्टार्ट करते हैं जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर उसके बाद हम लोग अपना नया एक टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं जल्दी।
देखिए अब एक टॉपिक है, कुछ प्लांट ब्रीडर होते हैं। प्लांट ब्रीडर्स का काम क्या होता है? प्लांट ब्रीडर्स का काम होता है कि नए नए हाइब्रिड्स को तैयार करना। आप कहोगे कि सर ये हाइब्रिड्स कैसे तैयार होते हैं? तो एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मतलब सपोज दो अलग अलग वैरायटी के प्लांट हैं। अब वैरायटी का मतलब आप जानते हो बहुत अच्छे से। जैसे मैंगो का एग्जांपल ले लीजिए। मैंने आपको बताया था कि मैंगो की 1000 वैरायटी मिलती है इंडिया में, जब बायोडाइवर्सिटी पढ़ी थी, याद करें। तो जो मैंगो की इतनी सारी वैरायटी है, मतलब सब टाइप्स, तो सपोज करो किसी मैंगो में कुछ खास बात है, किसी दूसरे मैंगो में अलग खास बात है, मतलब कुछ ना कुछ उनके अंदर चीजें हैं जिसकी वजह से वो यूनिक है। हर मैंगो की अपनी एक खास बात है, ठीक है। किसी का टेस्ट अलग है, किसी का वो अलग है, किसी की स्मेल ज्यादा अच्छी है, और जो देसी आम है हमारे बेचारे, उनका डिजीज रेजिस्टेंस अच्छा, उनकी एडेप्टेशन अच्छी। तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि दो डिजायरेबल जो वैरायटी है किसी भी क्रॉप की या किसी भी प्लांट स्पीशीज की, आप उन दोनों को मिला के एक प्लांट के अंदर करना चाहते हो। यू वांट कि भाई इसका डिजीज रेजिस्टेंस अच्छा, मतलब फॉर एग्जांपल इसका डिजीज रेजिस्टेंस अच्छा लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है लेकिन डिजीज रेजिस्टेंस कम है। तो आप क्या चाहते हो कि मैं एक ऐसा प्लांट बनाना चाहता हूं या चाहती हूं आपके लिए, मैं नहीं, कि ये जो प्लांट आपका हाइब्रिड आए, इसके पास इसकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक थी डिजीज रेजिस्टेंस, वो आ जाए, और दूसरे वाले प्लांट की एक अच्छी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक थी क्या? हाई प्रोडक्टिविटी। तो आप ज्यादा यील्ड के लिए या ज्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए आप किसी एक हाइब्रिड को तैयार कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने या यील्ड को बढ़ाने के लिए केवल हाइब्रिड तैयार करते हैं। देयर आर वेरियस अदर पर्पसेस जिसके लिए हम लोग हाइब्रिड्स को तैयार करते हैं। अब वो पर्पस हो सकते हैं, जैसे आप न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज करना चाहते हो, या उसकी कोई पर्टिकुलर शेप या स्ट्रक्चर बदलना चाहते हो, तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी नया कैरेक्टर आप इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो किसी अदर उसी की वैरायटी का जो उस प्लांट के अंदर नहीं था, तो उसके लिए क्या करते हैं प्लांट ब्रीडर्स जो होते हैं, वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन नाम की एक टेक्निक होती है, टेक्निक का एक प्रोसेस ही है पूरा, उसका यूज करेंगे। अब वो होगा कैसे? देखिए यहाँ पे बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। दो सिंपल से स्टेप हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे एपोमिक्सिस हो गया, पॉलीएम्ब्रियोनी हो गई, मेगास्पोरोजेनेसिस हो गया है, या स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल हो गया, इन सबके ऊपर बड़े क्वेश्चन आते हैं आपके, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ना टॉपिक्स को, कोई भी टॉपिक पढ़ो, थोरली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ऐसे पढ़ो कहानी की तरह कि लिख डालो। हालांकि देखो मैं लिखता हूँ आपके सामने, मैं मानता हूँ कि हाँ इंग्लिश जो है वो अप टू डेट नहीं होती है, जो बुकिश लैंग्वेज है वो नहीं हो पाती, लेकिन हाँ कोशिश ये रहती है कि आप भी इसी लैंग्वेज में लिख दोगे तो देखो समझ में आता है ना, समझ में आता है। आपको टीचर को समझाना ही तो है ना कि आपको वो चीज अच्छे से आती है, तो आप ना उस चीज को रिटीन करो, रटो, समझ लो कहानी की तरह। जैसे मैं कहानी पढ़ा रहा हूँ ऐसी कहानी की तरह आप याद करिए और उसी कहानी को अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए। हाँ प्रोसेस वही होना चाहिए, स्टेप्स या जो भी मैकेनिज्म मैंने बताया वो मैकेनिज्म वही हो, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख दोगे। आप अगर यूज भी नहीं करोगे ना बुकिश लैंग्वेज, बिल्कुल की टर्मिनोलॉजी बिल्कुल रिजेक्ट, अगर हाँ आपकी अच्छी इंग्लिश है, बहुत 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 सारे बच्चे अच्छे आंसर्स लिखते हैं, उनकी बहुत अच्छी इंग्लिश होती है, तो वो लोग लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। और जिनके साथ ये प्रॉब्लम है तो वो परेशान ना हो, आपको मैकेनिज्म अगर आता है, प्रोसेस अगर आता है, तो आप भी फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बशर्ते आपको मैकेनिज्म अच्छे से याद हो, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट जो प्रोसेस है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए आर्टिफिशियल
हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, जो क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है, या क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम है, वहां पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को यूज किया जाता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, दो सिंपल से स्टेप हैं जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? एक इमैस्कुलेशन और दूसरा है बैगिंग। सिंपल सी बात है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। इमैस्कुलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ एंथर। मतलब कि फॉर एग्जांपल ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर बना रहा हूं आपके सामने, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, फीमेल पार्ट भी है, बाइसेक्सुअल है, तो आप क्या करोगे, उसके एंथर को कट कर दोगे, फोर्सेप्स की मदद से ऐसे पकड़ोगे और हटा दोगे। यहाँ से इसकी फोर्सेप्स को पकड़ोगे और हटा दोगे, और इस तरीके से इन्हें हटाना है कि ये फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको वहां डैमेज ना हो या हार्म ना हो। ठीक है जी। तो यहाँ पे पहला प्रोसेस होता है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन इसलिए किया जा रहा है ताकि ये जो प्लांट है ये सेल्फ पॉलिनेशन ना कर ले। क्या ना कर ले? सेल्फ पॉलिनेशन ना कर ले। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए जो इमैस्कुलेशन टेक्निक है वो यूज करनी जरूरत नहीं है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑलरेडी या तो मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर होगा, वहां पे बाइसेक्सुअल वाली कंडीशन में ही आपको ये इमैस्कुलेशन वाली जो टेक्निक है वो यूज करनी पड़ेगी। ठीक है। अब आपने क्या किया कि यहाँ पे ये जो एंथर्स थे इनको फॉर्सेप्स की मदद से हटा दिया, तो भैया ये हट गए, लो हट गए। और करना आपको थोड़ा जेंटली है इस काम को, ऐसा नहीं है कि आपने पकड़ा और तोड़ दिया, फीमेल के भी पार्ट को अफेक्ट कर डाला, ऐसा नहीं करना। अब भाई केवल अब फीमेल पार्ट बचा है इसके अंदर, है ना। लेकिन एक बात और है कि कोई अदर पॉलन ग्रेन आके यहाँ पे इसको पॉलिनेट कर सकता है, पॉलिनेटिव फॉर्मेशन करके फर्टिलाइजेशन कर सकता है। कोई अदर पॉलिनेटिव, मतलब आपने इसके पॉलन ग्रेन को तो रोक दिया, लेकिन अगर कोई अदर पॉलन ग्रेन, मतलब उसी स्पीशीज का कोई अदर पॉलन ग्रेन, मतलब सपोज करो आप दो वैरायटी के करना चाह रहे हो और सेम वैरायटी का इसमें आ गया, मतलब मैंगो की एक एक्स वैरायटी थी, एक वाई वैरायटी थी, तो आपने क्या किया कि यहाँ पे जो ये वैरायटी एक्स है ना, लेकिन आप इसको ब्रीड करवाना चाहते हो, क्रॉस करवाना चाहते हो वाई के साथ, दूसरी वैरायटी के साथ, तो ये जो एक्स वैरायटी है अगर इसी के किसी अदर प्लांट ने पॉलन ग्रेन भेज के इसको पॉलिनेट कर दिया, तो आपकी तो मेहनत जो आपने अभी तक की थोड़ी सी फॉर्सेप्स से हटाना, वो सब बेकार हो जाएगा। तो इस चीज को खत्म करने के लिए या इस प्रोबेबिलिटी को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको बटर पेपर से बैक कर देंगे, ऐसे बांध दिया लो। तो अब कोई भी अनवांटेड पॉलन ग्रेन आके इसको कंटामिनेट नहीं कर सकता, मतलब इसको पॉलिनेट अब यहाँ पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने इसको क्या किया, बटर पेपर से बैक कर दिया। ठीक है। अब कहोगे कि सर फिर हाइब्रिड कैसे बनेगा? हाइब्रिड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया ना वाई चूज किया था, वाई वैरायटी वाई थी। अब इस वाई वैरायटी के एंथर से हम पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके लेके आएंगे, इस बैग को जेंटली खोलेंगे, खोल के इसके जो स्टिग्मा वाले पार्ट है उसके ऊपर उन पॉलन ग्रेन को डस्ट करेंगे,
और डस्ट करने के बाद उसे फिर से रीबैक कर देंगे। ठीक है, रीबैक कर दिया दोबारा। अब जो पॉलन ग्रेन हमने वाई वैरायटी का लिया था वो धीरे धीरे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा इनके बीच में। हालांकि देखिए दूसरी वैरायटी है तो टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा क्योंकि स्पीशीज सेम है। तो यहाँ पे इंटर वैराइटल हमारी जो है हाइब्रिडाइजेशन हम करवा रहे हैं। अब ये पॉलन ट्यूब बनाएगा, पॉलन ट्यूब एंटर कर जाएगी, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपकी फ्रूट फॉर्मेशन और सीड फॉर्मेशन दोनों चीजें होंगी। तो आप अलाउ कर दोगे इसको, रीबैक करने के बाद छोड़ दोगे उसको, वो अपने आप ही ये सारे इवेंट कर लेगा और आपको वहां पे फ्रूट्स मिल जाएंगे। अब ये जो प्रोसेस किया, बोले सर ये तो बहुत आसान था। बेटा ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है। मतलब क्यों आसान नहीं है, कारण क्या है, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? कारण ये है कि पहली बात तो आप जिन डिजायरेबल कैरेक्टर्स को लेके आप उस प्लांट को बनाना चाह रहे थे, जरूरी थोड़ी है कि वही डिजायरेबल कैरेक्टर उस प्लांट के अंदर आए जो आपने हाइब्रिड तैयार किया है। ऐसा भी तो हो सकता है इस प्लांट के और इस प्लांट के दोनों के जो नेगेटिव या हार्मफुल कैरेक्टर्स हैं वो इस हाइब्रिड में आ जाए। तो उसके लिए आपको लगातार क्रॉस कराते रहना पड़ेगा। मतलब ऐसा भी होता है थाउजेंड्स ऑफ क्रॉस लग जाते हैं, उसके बाद डिजायरेबल रिजल्ट हमें मिलता है। तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग, लेबर टेकिंग, हार्ड वर्किंग प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन जब हाइब्रिड बन के आ जाता है तो उस हाइब्रिड को जो है क्या किया जाता है, बेसिकली जैसे आप कहोगे कि सर ये हाइब्रिड बनते कहाँ पे हैं, तो बेटा इन हाइब्रिड्स को बनाया जाता है जो हमारे रिसर्च सेंटर हैं, जैसे IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहां पे बेसिकली अलग अलग जो स्पीशीज हैं उनके पर्टिकुलरली सीरियल के लिए अलग डिपार्टमेंट बने हुए, फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, सब अलग अलग डिपार्टमेंट है, वहां पे इनके ऊपर काम किया जाता है। जब हाइब्रिड तैयार हो जाता है तो उन हाइब्रिड्स को टेस्ट करने के बाद पूरी सारे पैरामीटर्स देख लिए कि हाँ ये बिल्कुल खरा उतर रहा है, जो जो चीज आप चाह रहे थे वो इसके अंदर है, तो उसके फिर सीड को प्रोड्यूस करवाया जाता है और उनके सीड्स को किसानों के बीच में, फार्मर के बीच में कमर्शलाइज कर दिया जाता है। फार्मर्स उन सीड्स को खरीदते हैं और खरीदने के बाद उसका जो बेनिफिट है वो उठाते हैं। तो ये जो हुआ, ये क्या हुआ, सारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मेथड हुआ, जहां पे हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इमास्कुलेशन किया, रिमूवल ऑफ एंथर। रिमूवल ऑफ एंथर केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए कोई जरूरत नहीं है इसको करने की। क्यों, यूनिसेक्सुअल तो ऑलरेडी यूनिसेक्सुअल है, हम तो यहाँ पे यूनिसेक्सुअल बना रहे थे इसको, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए ये इमास्कुलेशन एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन बैगिंग में हमने क्या किया कि फ्लावर को कवर कर दिया विद बटर पेपर। फिर उसके बाद आपने क्या किया, बैग को ओपन किया, बैग को डस्ट कर दिए, we dusted the desired pollen grain, pollen from other variety है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको रीबैक कर दिया और अलाउ किया फ्रूट फॉर्मेशन पर, मतलब फर्टिलाइजेशन और फ्रूट फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन होगा तो बाद में फ्रूट फॉर्मेशन हो जाएगा, ओवरी वाला पार्ट फ्रूट बना लेगा और जो ओव्यूल्स थे वो सीड बन जाएंगे। अलाउ फर्टिलाइजेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारा जो भी प्रोसेस था इसे हम लोग अब हम लोग एक टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन, उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन से पहले जो पॉलन ट्यूब एंटर करती है ना, वो 3 तरीके से कर सकती है एंटर। मतलब माइक्रोपाइल के थ्रू मैक्सिमम प्लांट्स हैं
सॉरी, जिसमें पॉलन ट्यूब एंटर करती है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जहां पे चलाजल एंड के थ्रू जो है एंट्री होती है, जैसे वॉलनट है, वॉलनट प्लांट के अंदर चलाजल एंड के थ्रू एंट्री होती है। और एक दो स्पीशीज ऐसी भी हैं जहां पे मीजोगैमी होती है, मतलब जो फ्यूनिकल वाला पार्ट है वहां से एंटर कर सकता है, या फिर जो इंट्यूगमेंट वाले पार्ट है वहां से एंटर कर सकता है। तो इन तीनों को और देख लीजिए पॉलन ट्यूब के डिफरेंट वेज को। तो मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूँ। तो हेडिंग डाल रहा हूँ, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। एंट्री ऑफ pollen tube into the ovule. So it can happen ऐसे नहीं, ऐसे कर देते हैं। सबसे पहला तरीका है जिसे कहते हैं हम लोग पोरोगैमी। ये सबसे सिंपल है, पोरोगैमी। दूसरा टाइप होता है चलाजोगैमी, और ये सबसे लास्ट वाला होता है जिसे हम लोग कहते हैं आपका मीजोगैमी। ठीक है, पोरोगैमी मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स के अंदर होती है। क्या होगा, जो पॉलन ट्यूब है वो जो ये माइक्रोपाइल है अंदर, इसके थ्रू एंटर करेगी। तो पोरोगैमी में क्या होता है, पॉलन ट्यूब एंटर थ्रू माइक्रोपाइल, जो पोर हमारी प्रेजेंट होती है इसके ओव्यूल के अंदर, उस वाले पार्ट से अगर पॉलन ट्यूब एंटर करती है तो पोरोगैमी, नाम से पता चल रहा है, सिंपल सी बात है। चलाजोगैमी के अंदर क्या हो जाएगा, पॉलन ट्यूब एंटर थ्रू चलाजल पार्ट, या चलाजल पोल भी लिख सकते हो आप। मतलब पॉलन ट्यूब यहाँ पे नहीं जाएगी, ऐसे आएगी, ये चलाजल पोल से एंटर कर रही है। कहां से, चलाजल बेसल, जो सोलन बेसल पार्ट था ना ओव्यूल का। और इसका जो एग्जाम्पल है चलाजोगैमी का, वो है आपका वॉलनट और बेटुला। तो वॉलनट को हम लोग कहते हैं जगलेंस वॉलनट और बेटुला। और पोरोगैमी का मैं एग्जांपल आपको बता ही चुका हूं कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स के अंदर, मोस्ट ऑफ द, मैक्सिमम लिखा हुआ है मैंने, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब मीजोगैमी दो तरीके से हो सकती है। ठीक है, मीजोगैमी दो तरीके से हो सकती है। एक तो फ्यूनिकल के थ्रू आ सकता है, मतलब यहां से एंटर करके आ जाए, मतलब नाम से पता चल रहा है। देखो, जो माइक्रोपाइल से हुआ पोरोगैमी, चलाजल पोल से हुआ चलाजोगैमी, बचा बीच वाला हिस्सा। तो बीच वाले हिस्से में जो भी कुछ होगा उसे हम लोग मीजोगैमी कह देंगे ना, बीच वाले हिस्से में। तो या तो वो फ्यूनिकल के अंदर, फ्यूनिकल के थ्रू एंटर कर सकता है ना, और या वो इंट्यूगमेंट के थ्रू एंटर कर सकता है। तो जैसे एक एग्जांपल है कुकुरबिटा, उसके अंदर फ्यूनिकल के थ्रू एंटर करता है। और जो इंट्यूगमेंट के थ्रू एंटर करता है वो है हमारे पॉपुलस। पॉपुलस प्लांट होते हैं जिनमें इंट्यूगमेंट के थ्रू एंटर कर सकता है। तो इसे हम लोग कह देते हैं मीजोगैमी। तो यहाँ पे या तो पॉलन ट्यूब एंटर करेगी, एंटर थ्रू funicle, in the case of cucurbits,
और थ्रू किस वाले पार्ट से करेगा, इंटरव्यू किसके अंदर, पॉपुलस जो प्लांट होंगे उनके अंदर। तो ये इनके एग्जांपल्स रहे। अब आपका मेन मैकेनिज्म आ जाता है। इसे अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, हो सकता है कहीं पे मेरी शर्ट से रगड़ भी गया हो, लेकिन ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट लेने लायक है, जल्दी से। हालांकि मैंने लिखवाया नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि मैं लिखवाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा अगर लिखवाऊंगा, तो इसलिए समझा देता हूँ। जो भी कुछ मैं जल्दी जल्दी लिख सकता हूँ वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि चीजें जल्दी जल्दी खत्म हो जाए और भी चैप्टर हम लोग रिवाइज कर लें। चलिए, अब हमारा नया टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। पॉलन ट्यूब की एंट्री हो चुकी है, दोनों मेल गैमेट हमारे ओव्यूल वाले पार्ट तक पहुंच चुके हैं। अब वो दोनों मेल गैमेट कहाँ क्या करेंगे उसकी बात करते हैं। बहुत आसान सा, बहुत इजी सा टॉपिक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे और एक बारी में समझ लेंगे। देखिए, देखिए टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जब पॉलन ग्रेन आया, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हुआ, कॉम्पेटेबल पॉलन ग्रेन था, स्टिग्मा ने उसको रिसीव किया और एक अलाउ किया पॉलन ट्यूब को बनने के लिए, और ये पॉलन ट्यूब बनते हुए आई, इसके थ्रू दो जो मेल गैमेट थे वो यहां से एंटर करेंगे और ओव्यूल वाले पार्ट में एंटर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपको पता ही है अच्छे से कि माइक्रोपाइल के थ्रू जो है वो एंटर हो जाएंगे और जो फिलीफॉर्म अपरेटस वाला पार्ट है वो उनको एंट्री करवाने में मदद कर देगा। बहुत अच्छे से आपको इस चीज को पता है। तो ये दो जो मेल गैमेट आए हैं, ये दोनों क्या क्या करेंगे, मतलब रिक्वायरमेंट तो एक की होती है मेल गैमेट की, दो क्यों आए हैं, तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा। ये मैं आपके एम्ब्रियोसाइट को बना दे रहा हूँ। ये जो एम्ब्रियोसाइट है ना, अंदर वाला पार्ट, यहाँ वाला, यहाँ पे जो ओव्यूल के अंदर लगा होता है, ये बीच वाला हिस्सा, इसको ही मैंने लार्ज करके बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे तीनों सेल्स हो गए एंटीपोडल, दो हो गए हमारे सिनर्जिड, और ये दो हो गए हमारे पोलर न्यूक्लियर, ठीक है। ये पोलर न्यूक्लियर हो गया, इनके न्यूक्लियस बना दीजिए। अब क्या होगा, पहले गैमेट की बात कर लेता हूं, जो फर्स्ट मेल गैमेट है, वो गैमेट क्या करेगा, ये जो हमारा एग है यहाँ पे जिसकी प्लॉइडी एन थी,
ये आएगा और इसके साथ फ्यूज करेगा, तो ये मेल गैमेट जो आया ये भी एन था, और ये जो एग है ये भी एन है, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, एक जाइगोट को बना लेंगे जो कि 2n होता है। यही जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनेगा जिसको हमारा सीड प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब जो दूसरा मेल गैमेट था, और हाँ इस इवेंट को हम लोग कह देंगे फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी। ठीक है, और ये जो सेकंड मेल गैमेट था ये आएगा और इस पोलर न्यूक्लियाई से, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है इसकी प्लॉइडी है 2n। ठीक है, इसके साथ वो फ्यूज करेगा, तो ये n और पोलर न्यूक्लियाई हो गया 2n, तो इनके फ्यूजन का जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा 3n। ये फ्यूज करेगा हमारे पोलर न्यूक्लियाई से जो कि डिप्लॉयड है, और इनके जो फ्यूजन को हम लोग कह देंगे ट्रिपल फ्यूजन, और ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद जो फॉर्म होगा उसे कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, शॉर्ट में पेन। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चल के एंडोस्पर्म बनाएगा जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए। तो ये जो दोनों इवेंट हुए, ट्रिपल फ्यूजन, सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन, इन दोनों ही इवेंट्स को कंबाइंडली ये दोनों इवेंट्स को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कंबाइंडली इन दोनों इवेंट को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है जी, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर पहले मेल गैमेट ने जाके एग से फ्यूज करा और उस इवेंट को फर्टिलाइजेशन कहा, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, जाइगोट ने एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करेगा हमारा सीड कोट। लेकिन दूसरे में क्या हुआ, दूसरा जो मेल गैमेट आया था उसने पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो कि एक डिप्लॉइड था उसके साथ फ्यूजन करा जिसको ट्रिपल फ्यूजन कहा गया, और उसने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN उसको फॉर्म करा, और PEN क्या था हमारा ट्रिप्लॉइड था, 3n था ट्रिप्लॉइड। ठीक है जी, और इसने आगे चल के एंडोस्पर्म बनाया जो कि एक रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पे काम करता है फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ठीक है, इन दोनों इवेंट को कंबाइंडली हम लोग कह देते हैं क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। इन दोनों इवेंट को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको लैंग्वेज फॉर्म में मैं लिखवा देता हूँ, जल्दी से आप इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, ये पूछा जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो लिख लीजिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन हेडिंग डाल के लिखिए। When pollen grain fall on the stigma, when pollen grain fall on the stigma, they germinate and give rise to pollen tube that passes through the style and enter into the ovule Next लिखिएगा, after this the pollen tube enters the
one of the synergids and releases two male gametes. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, out of two male gametes, one gamete fuses with the nucleus of egg cell and form the zygote. The process is known as syngamy. Next point, the other male gamete fuses with the two polar nuclei located in the central cell to form a triploid primary endosperm nucleus. इसी को फुल स्टॉप करके कंटिन्यू करिएगा। लिखिएगा, since the process involve the fusion of three haploid nuclei, it is known as triple fusion. Next point लिखिएगा, thus triple fusion is the fusion of male gamete. Triple fusion is fusion of male gamete with two polar nuclei inside the embryo sac of the angiosperm. Next point, since two kind of fusion, syngamy and triple fusion, take place in an embryo sac. It is known as double fertilization. Next point, double fertilization is unique event to all flowering plants. ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया।
डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट भी बन चुका है, PEN भी बन चुका है। अब आएगा आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब देखिए पहले प्री फर्टिलाइजेशन होता है, तो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हमारा गैमेट फॉर्मेशन का पार्ट था, उसे हमने कवर किया। मेल गैमेट को अलग पढ़ा, कैसे बने वो, उनके पार्ट्स क्या क्या थे। इसी तरीके से हम लोगों ने फीमेल गैमेट्स को पढ़ा कि फीमेल गैमेट के पार्ट्स क्या थे और वो किस तरीके से फॉर्म हुई, मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे हुआ। फिर हमने देखा कि उनको ट्रांसफर किस तरीके से किया गया, वो भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का ही पार्ट है ना। वहां पे गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए पॉलिनेट किया गया या पॉलिनेशन किया गया, एजेंट्स पढ़े हम लोगों ने। फिर उसके बाद पॉलन ट्यूब कैसे बनी, फिर उसकी एंट्री कैसे हुई, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो चुका है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन इवेंट तो आपके सामने है, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। अब होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट कौन कौन से होते हैं। तो देखिएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात कर लेते हैं आप लोग। देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में बेसिकली हमें 4 इवेंट्स को पढ़ना है और मोस्ट प्रोबेबली हम चैप्टर कोशिश करेंगे अगली क्लास में हम खत्म ही कर लें। ठीक है, हाँ जी। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। सबसे पहला जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का प्रोसेस होगा वो है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। फिर दूसरा प्रोसेस जो होगा वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तीसरा प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी। और चौथा प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल्स। देखिए सबसे पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो से पहले डेवलप होता है। तो कभी कभार पूछ लिया जाता है कि व्हाई एंडोस्पर्म डेवलप प्रायर टू द एम्ब्रियो फॉर्मेशन, मतलब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होने से पहले ही एंडोस्पर्म क्यों डेवलप हो जाता है। तो आपको इसका आंसर ये देना होगा कि जो एंडोस्पर्म है वो पहले इसलिए डेवलप होता है क्योंकि जो एम्ब्रियो को डेवलप करने में या डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी, वो न्यूट्रिशन ये एंडोस्पर्म पहले डेवलप होके वहां पे प्रेजेंट रहेगा और वो प्रोवाइड करेगा। मतलब एंडोस्पर्म का काम है डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ये एक रिजर्व फूड मटेरियल होता है एंडोस्पर्म। और अभी बात करेंगे कैसे फॉर्म होगा, कैसे कैसे स्टेप होंगे। फिर उसके बाद हमारा दूसरा जो हमारे यहाँ पे इवेंट है वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, कौन कौन सी स्टेजेस होंगी, और वहां पे मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो का जो डायग्राम है या स्ट्रक्चर है उसे हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट इवेंट हमें पढ़ना है कि फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से किस तरीके से होगा, क्योंकि राइपेंड ओवरी को ही हम लोग फ्रूट कहते हैं। और नेक्स्ट है कि ओव्यूल से सीड कैसे डेवलप होगा, कि ओव्यूल के जो पार्ट्स थे, जैसे आपका माइक्रोपाइल आगे चल के क्या बन जाएगा, जो इंटीग्यूमेंट्स थे वो आगे चल के क्या फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, ये सारे प्रोसेस हम लोग अब पढ़ेंगे। तो जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है वो सबसे पहला प्रोसेस है।
तो उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए देखिए जब डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था तो एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था जिसकी फ्लूइडी 3n थी। ये क्या करेगा, आपका कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा, सक्सेसिव डिवीजन करेगा, और सक्सेसिव डिवीजन करने के बाद हमारा एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू को फॉर्म कर लेगा। और ये जो इवेंट होगा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ये होगा बिफोर एम्ब्रियो या बिफोर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो क्यों? बिकॉज एंडोस्पर्म serve as reserve food material for the growing embryo या developing embryo। ठीक है, उसके बाद ये एंडोस्पर्म भी दो तरीके का होता है। मतलब एक में तो क्या होता है कि जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो लगातार डिवाइड करता चला जाए, और डिवाइड करने के बाद जो सेल्स फॉर्म हो उनके चारों तरफ कोई भी सेल वॉल की फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, नो सेल वॉल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो 1000 ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो इकट्ठे होते चले जाते हैं जिनके चारों तरफ कुछ भी नहीं है। 1000 ऑफ न्यूक्लियाई यहाँ पे डेवलप होंगे। तो ये जो पहला टाइप था जिसमें हमारे लगातार सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन हुए जिसकी वजह से बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बने, थाउजेंड्स ऑफ फ्री न्यूक्लियाई बने, इसे हम लोग कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो 1000 ऑफ फ्री न्यूक्लियाई लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो फ्री न्यूक्लियाई थे वो किसने डेवलप किए? जो सेल्स थी उन्होंने लगातार डिवाइड किया, उसकी वजह से ये फ्री न्यूक्लियाई बने। तो इन्हें कहते हैं हम लोग आपका दीज आर नोन एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ऐसे टाइप को हम लोग क्या कहेंगे? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, और दूसरे वाला जो टाइप है उसमें क्या होगा कि जो सेल्स फॉर्म होंगी वो फ्री नहीं होंगी, उनके चारों तरफ सेल वॉल फॉर्म हो जाती है। वहां पे क्या होगा, आपका सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसे हम लोग कह देते हैं आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। दैट इज नोन एज सेलुलर एंडोस्पर्म। गॉट इट? तो अगर सेल्स के चारों तरफ फॉर्मेशन हो जाता है सेल वॉल का, तो ऐसे एंडोस्पर्म को हम लोग कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। और जो कोकोनट होता है उस कोकोनट का जो वाटर है उसमें ये जो आपका प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है
वो होता है। मतलब इस वाटर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं जो लगातार रिपीटेड डिविजन्स की वजह से फॉर्म हुए हैं। और इसका जो साइड वाला व्हाइट वाला पार्ट होता है, व्हाइट कर्नल, वो हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। इट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो सबसे पहले वाले में क्या हुआ, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ने सक्सेसिवली डिवाइड किया जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म हुए, उसके चारों तरफ कोई सेल वॉल फॉर्म नहीं हुई, उसे हम लोगों ने फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कह दिया। दूसरे वाले टाइप में हमारा क्या हुआ, वहां पे एंडोस्पर्म सेलुलर हो गया, उसके चारों तरफ सेल वॉल फॉर्मेशन हो गई, तो वो सेलुलर एंडोस्पर्म हो गया। और जो कोकोनट होता है, कोकोनट का जो वाटर है, कोकोनट का वाटर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, वहां पे थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं। और जो व्हाइट कर्नल वाला पार्ट है वो क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। ऐसे ही हमारे कुछ प्लांट्स होते हैं, उनको हम लोगों ने एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस की कैटेगरी में रखा हुआ है। तो जब मैं सीड पढ़ाऊंगा उस टाइम पे बताऊंगा कि जो मतलब उन्हें एल्ब्यूमिनस भी कह देते हैं, एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी कह देते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है एंडोस्पर्म और नॉन एंडोस्पर्मिक पार्ट वाला, वो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जो पार्ट है इसका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इसके आगे वाला, वो मैं अगली क्लास से ही शुरू करूंगा। ठीक है, थैंक यू।